बच्चों, तो स्वागत है आपकी आज की कक्षा में। आज हम जो पहली कक्षा में हमने आधा भाग करा था, उसी का दूसरा भाग हम देखने वाले हैं कि उसमें आज हम क्या पढ़ेंगे। फिर आपका आता है माइक्रोप्लाज्मा। ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। फिर आपके आते हैं माइकोप्लाज्मा। ऐसे जो आपके जीवधारी, ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसमें आपकी कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल आपकी पाई ही नहीं जाती, आपकी सेल वॉल इसमें नहीं होती है। ये एक लौते या कुछ आपके ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें ये नहीं देखा जाता है। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन से बिना भी जीवित रह सकती हैं। तो ये बिना सेल वॉल के होती हैं और ये सबसे छोटी आपकी जीवित कोशिकाएं होती हैं जो काफी हद तक, काफी समय तक बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपका सेंटेंस है। इसमें से आपके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और आप किसी भी आंसर में भी इसको मेंशन कर सकते हैं कि ये ऐसे जीवित हैं जिसमें आपका बिना ऑक्सीजन के भी काफी समय तक जीवित रह सकते हैं। दूसरा आपका आता है प्रोटिस्टा जगत। सभी एक कोशिक यूकैरियोट को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। जितने भी आपके कौन से आते हैं, एक कोशिक यूकैरियोटिक आते हैं यानी कि सिंगल सेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, उनको रखा गया है आपका प्रोटिस्टा जगत यानी कि प्रोटिस्टा किंगडम में। सारे बैक्टीरिया आए मोनेरा किंगडम में और सारे के सारे एक कोशिक यूकैरियोट्स आए आपके प्रोटिस्टा जगत में। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है वही दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी ये एक बात भी बहुत गौर करने वाली है कि यहाँ पर अलग अलग दुनिया के हर एक कोने में जो वैज्ञानिक हैं वो अपने अपने तरीकों से अध्ययन करते हैं। तो किसी एक वैज्ञानिक के लिए एक ही टाइप का जो आपका प्रोटिस्टा जगत के अंदर आने वाला जो आपका यूकैरियोट बैक्टीरिया है या कोई भी आपका जीवधारी है, वो एक वैज्ञानिक के लिए तो क्या हो सकता है, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा हो सकता है और दूसरे के लिए क्या होगा, एक पादप, एक साधारण सा पौधा हो सकता है। तो ये आपका किस पे निर्भर करता है, ये वैज्ञानिकों के और उनके अध्ययनों पर निर्भर करता है। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। ये भी बहुत आपका एक इंपॉर्टेंट है कि आपके जितने भी प्रोटिस्टा के सदस्य होते हैं प्राइमरी तौर पे वो कैसे होते हैं, जलीय होते हैं, यानी कि आपके पानी में ज्यादातर ये देखे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अलैंगिक तथा कोशिका संलयन एवं युग्मनज बनने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। तो ये जितने भी आपके इस प्रोटिस्टा जगत में आपके जितने भी सिंगल सेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, कोशिका यूकैरियोट्स आते हैं, ये सारे के सारे आपका अलैंगिक तथा कोशिका संलयन और आपके जो युग्मनज होते हैं, जाइगोट बनने की जो विधि होती है, उसके लिए आपका किस प्रकार का प्रजनन करते हैं, लैंगिक प्रजनन भी करते हैं। दोनों प्रकार के प्रजनन यहां पर देखे गए हैं। अब दूसरा आपका आता है क्राइसोफाइट। इस समूह के अंतर्गत डाई एटम तथा सुनहरे शैवाल आते हैं। अब इसमें आपका जो तीसरा प्रकार के आपकी क्लासिफिकेशन है, इसमें आपके आते हैं डाई एटम और सुनहरे शैवाल। ये स्वच्छ जल एवं लवणीय समुद्री पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। तो ये जो आपके हैं साफ पानी में भी देखे जाएंगे जहां पे आपका ज्यादा नमकीन पानी नहीं होता है, और दूसरा लवणीय, लवणीय यानी कि जहां पे नमक बहुत ज्यादा पाया जाता है, नमकीन पानी जैसे समुद्र हो गया, वहां पर भी ये समान रूप से पाए जाते हैं। तो ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये आपके साफ पानी में भी पाए जाते हैं, स्वच्छ जल, और दूसरा लवणीय समुद्री पर्यावरण दोनों में ही ये पाए जाते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को डायएटमी मृदा कहते हैं। कर्णीय होने के कारण इस मृदा को उपयोग पॉलिश करने, तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में होता है। तो ये जितनी भी आपकी मुद्राएं अलग अलग प्रकार से समुद्र के तटों पर या जहां पर भी आपके क्रायोफाइट्स पाए जाते हैं, या आपके उन पानियों में आपको ये मुद्राएं देखने को मिलेंगी और ये पॉलिश करके आपकी अलग अलग डेकोरेटिव आइटम्स की तरह यूज करी जाती हैं। इसके अलावा आपके अलग अलग तेलों में, सिरप में भी इनका उपयोग होता है, यानी कि इनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी देखी जाती हैं।
ये समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे भी आपका एक सवाल उठकर आ सकता है आपके एग्जाम में कि जितने भी आपके क्रायोफाइट्स होते हैं ये समुद्र के मुख्य क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, यानी कि समुद्रों में, स्वच्छ पानियों में इनका होना काफी जरूरी होता है। दूसरा है आपका डायनोफ्लैजेलेट। ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखते हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी आपके डायनोफ्लैजेलेट्स हैं ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके मुख्य तौर पर आपके समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं। और ये आपको मुख्य तौर पर किस प्रकार से, किन रंगों में दिखाई देंगे, पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखते हैं। अलग अलग रंगों में ये आपको दिखाई देंगे। इनकी कोशिका भित्ति के बाहरी सतह पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं, यानी कि इनकी जो आपकी अलग अलग प्रकार से आपने ऊपर देखा था प्रजनन किया जाता है, किसी किसी में आपकी कोशिकाएं होती हैं, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल होती है, जिनमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच के खांच में उपस्थित होता है। तो कुछ आपके यहाँ पे क्या है जिसमें आपका एक लंबवत, एक लंबा होगा और दूसरा क्या होगा, आपकी जो भित्तियां हैं, वॉल्स हैं, उनके बीच में आपको ये, उनकी पट्टिकाओं के बीच में आपको ये उपस्थित दिखाई देंगे। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। उदाहरण गोनिया लैक्स। अब ये जो आपके अलग अलग प्रकार के आपके अभी आपने ये देखे जो आपके डायनोफ्लैजेलेट्स हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी तो होते ही हैं और बहुत ज्यादा संख्या में भी ये समुद्र में पाए जाते हैं। और इनके अंदर से जो टॉक्सिन्स निकलते हैं, उन टॉक्सिन्स से बहुत सारे जो समुद्र में रहने वाले जीव, जिसमें मछलियां भी शामिल हैं, वो भी मर सकती हैं। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके अलग अलग प्रकार के डायनोफ्लैजेलेट्स हैं, आपके ये समुद्री तटों पर, समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। इन्हीं से जो टॉक्सिन्स आपके निकलते हैं, उनसे ही बहुत सारी जो मछलियां होती हैं, अलग अलग समुद्री जीव होते हैं, वो मर सकते हैं। अगला शीर्षक है, टॉपिक है हमारा यूग्लेनॉइड्स। इनमें से अधिकशित स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जैवधारी हैं जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। अब यूग्लेनॉइड्स में जितने भी आपके जलधारी आते हैं या जितने भी आपके जीवधारी आते हैं, अधिकांश इनमें से जो होते हैं वो आपके स्थिर जल में पाए जाते हैं, यानी कि स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है। तो ये जो आपके यूग्लेनॉइड्स होते हैं, इनमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इसमें आपका सेल वॉल, आपकी सेल वॉल कोशिका भित्ति नहीं देखी जाती है। अब इनमें क्या होता है, इसमें अलग प्रकार से आपकी प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत देखी जाती है, प्रोटीन युक्त पदार्थ इसमें होता है। अब आपके इनमें आपका ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइन है जो आपको याद रखना पड़ेगा, उससे भी आपके बड़े सवाल इसमें से बनकर आ सकते हैं। जितने भी आपके यूग्लेनॉइड्स में आपके ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इसमें आपके ज्यादातर क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि अपने आप प्रकाश स्वपोषी होते हैं। लेकिन कब, जब सूर्य का प्रकाश होता है, सिर्फ उसी समय। जैसे ही सूर्य का प्रकाश चला जाता है, ये कैसे बन जाते हैं, वापस से हेटेरोट्रॉफ्स बन जाते हैं, परपोषी बन जाते हैं और दूसरे जानवरों का या दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो भी आसपास होते हैं उनका शिकार करके अपना पोषण पूरा कर लेते हैं। तो ये दोनों प्रकार के होते हैं, स्वपोषी भी और परपोषी भी। स्वपोषी कब होते हैं, जब सूर्य का प्रकाश होता है, और परपोषी बन जाते हैं जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। अब अगला है हमारा अवपंख कवक। अवपंख कवक मृतपोषी प्रोटिस्टा हैं, मृतपोषी प्रोटिस्टा हैं। इंपॉर्टेंट लाइन, ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्ती के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अब ये क्या है, जितनी भी आपकी टहनियां हैं या अलग अलग प्रकार की पत्तियां हैं जो सड़ चुकी हैं, यानी कि जीवित काफी हद तक नहीं है, उन्हीं जिस डायरेक्शन में, जिस गति में वो होते हैं, उसी गति के साथ साथ ये चलते हुए उन्हीं पदार्थों का, जैविक पदार्थों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में यह समूह बनाते हैं जो कई फीट
तक की लंबाई का हो सकता है। अब अगर अनुकूल परिस्थितियां हो जाएंगी तो ये ग्रुप बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं, और ये जो समूह इनका बनता है ये काफी लंबा यानी कि कई कई फीट लंबा भी ये हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखरकर सिरों पर बीजाणु युक्त फल नकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। तो आपके ये जितने भी प्रतिकूल जब परिस्थितियां बन जाती हैं तो ये आपके जितने भी अवपंख कवक होते हैं ये सारे क्या करते हैं, ये आपके बीजाणु युक्त फलकनाएं बना लेते हैं और हवा के साथ, वायु के साथ इनका क्या होता है, परिक्षेपण होता है। अब अगला है हमारा प्रोटोजोआ। यह आपकी अलग क्लासिफिकेशन है। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं, यानी कि ये अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं, जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। ये प्राणियों के पुरांत संबंधी हैं। प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख समूहों में बांटा जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये परपोषी होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं अपने खाने के लिए, और उसके बाद इनको कितने समूहों में बांटा जा सकता है, 4 प्रमुख समूहों में इनको बांटा जा सकता है। तो पहला कौन सा है आपका, पहला है आपका अमीबिया प्रोटोजोआ। ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। तो ये जो आपके अमीबिया प्रोटोजोआ जो पहली प्रमुख समूह है आपका प्रोटोजोआ का, ये आपका कहाँ कहाँ पाया जाता है, स्वच्छ जल में, समुद्री जल में तथा नम मुद्रा, यानी कि आपको कोई मूवमेंट करते हुए ये नहीं दिखाई देंगे। ये अपने कुट पादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। अब आपके कुट पादों क्या होता है, फॉल्स फीट। फॉल्स फीट का मतलब होता है जो आपके होते नहीं हैं, लेकिन आप उनको एक फॉल्स फीट की तरह ही अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं और उसके बाद अपना खाना बना लेते हैं। अगर इसको माने, अगर आप कोई भी एक प्रकार का प्रोटोजोआ, तो अगर इसको अपना खाना निकालना है या खाना आसपास पर्यावरण से लेना है तो इसी में से ही अपने फॉल्स फीट निकालेंगे, बनाएंगे, खाना लेंगे और खाना खा लेंगे। इसको बोला जाता है कूट पादों, सूडोपोडिया। इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सलिका से कवच होती है। इनमें से कुछ जैसे एंट, अमीबी परजीवी होते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो आपका है ये आपका पहला समूह है जिसके बारे में आपने पढ़ा, और ये आपके प्रोटोजोआ समूह का पहला समूह है। दूसरा है आपका कशाभी प्रोटोजोआ। इस समूह के सदस्य स्वच्छंद अथवा परिजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कशाभ पाया जाता है। परजीवी कशाभी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण है जिसे नृदालु व्याधि नामक बीमारी होती है। तो आपके ये जो कशाभी प्रोटोजोआ होते हैं ये आपके अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। इनके शरीर पर भी आपका क्या पाया जाता है, इनके शरीर पे कशाभ पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका नाम कशाभी प्रोटोजोआ है। और ये आपके किसके कारण बन जाते हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियों के कारण ये बन जाते हैं। तो ये जो प्रोटोजोआ दूसरा समूह जो है ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता है, हानिकारक होता है। तीसरा है आपका पक्षमाभी प्रोटोजोआ। ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाली जीवधारी है, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाभ पाए जाते हैं। इनमें एक ग्रह होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। पक्षमाभों की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन ग्लेट की तरफ भेजा दिया जाता है। तो आपका जो तीसरा प्रकार है जो आपका पक्षमाभी प्रोटोजोआ है, ये आपकी हजारों की संख्या में देखा जाते हैं। इनका अपना ही ग्रह होता है और जो इनकी कोशिकाएं होती हैं ये सतह के बाहर की तरफ खुलती हैं। जितनी भी आपकी कोशिकाएं होंगी वो आपकी जो उनकी सतह होती है, जो उनका प्लेटफॉर्म होता है, सरफेस होता है, उससे बाहर की तरफ निकलती हैं। फिर चौथे तरीके का आपका आता है स्पोरोजोआ। इस समूह में वे विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपका एक सवाल बन के आ सकता है। इसमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी। तो इसमें आपके मलेरिया परजीवी होते हैं जिससे मानव जाति को बहुत ज्यादा
नुकसान पहुंच सकता है। तो ये 3 से 4 आपके समूह हैं प्रोटोजोआ के, कुछ आपके लिए हानिकारक होते हैं, कुछ आपके लिए फायदेमंद होते हैं। अगला है हमारा कवक फंजाई जगत, फंजाई किंगडम। परपोषी जीवों में फंजाई कवक का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। इनकी आकारिकों तथा वास स्थानों में बहुत भिन्नता होती है, यानी कि आप में जितने भी अभी तक जगत पढ़े हैं उसमें से जो फंजाई जगत है अलग स्थान इनका है, और ये आपके बहुत ही अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। आपने नम रोटी व सड़े हुए फलों में कवक की रेखा देखी होगी। अब आपके घरों में अगर कोई भी ब्रेड आप लीजिए या कोई भी रोटी अगर आप ले लेंगे तो उसमें भी अगर आप देखेंगे, उसमें अगर आपने पानी डाल दिया है, वो गीली हो गई है, कुछ टाइम तक अगर आप उसको कहीं ढकी हुई जगह पे रखेंगे और फिर खोल के देखेंगे तो उसके ऊपर आपको कुछ सफेद सफेद सी छोटी छोटी परत दिखने लग जाएगी। ये जो परत है यही फंजाई है। या आपकी सड़ी हुई चीजों पे, फल, सब्जी, रोटी, खाना जब सड़ जाता है उसके ऊपर आपको जब एक सफेद सी परत दिखाई देती है, वो किस चीज की परत होती है? वो फंजाई की परत होती है। कुछ फंगल जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक का निर्माण होता है। कुछ आपके ऐसे भी फंजाई होते हैं जैसे कि पेनिसिलियम, ये कैसे आपके होते हैं जिसमें से कि आपका दूसरे प्रतिजैविक का निर्माण होता है, शुरुआत होती है। ये गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? हाँ, इससे हम अपने भोजन को बैक्टीरिया अथवा फंजाई के कारण खराब होने से बचाते हैं। तो जितने भी आपके गर्म स्थान होते हैं, उसके अलावा गीले स्थान होते हैं जहां पे आपका अंधेरा होगा, ढका हुआ स्थान होगा और वो चीज गीली होगी, तो वो जगह पर आपके बैक्टीरिया और फंजाई लग जाते हैं। यही कारण है कि हमारे घरों में जो आपका खाना वगैरह होता है, फल सब्जियां होती हैं, उनको रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, क्योंकि ठंडी जगहों पर आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं, फंजाई होते हैं, वो बहुत लंबे समय तक नहीं उपस्थित हो सकते हैं, नहीं पैदा होते हैं। फंजाई तुंतमयी है, लेकिन यीस्ट जो एक कोशिका है इसका अपवाद है। ये लंबी पतली धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं जिसकी कवक तुंत कहते हैं। कवक तुंत के जाल के कवक जाल कहते हैं। कुछ कवक तुंत स्वतंत्र निलंकार होते हैं जिनमें बहु केंद्रित कोशिकाएं द्रव्य भरा होता है। तो आपके जो फंजाई होते हैं कैसे होते हैं? तुंतमयी होते हैं, लेकिन जो यीस्ट होते हैं वो एक कोशिकाएं होती हैं और इसका अपवाद अलग है। अब इसमें भी जो आप अलग अलग प्रकार की फंजाई देखेंगे, ये कुछ आपकी ऐसी होती हैं जो आपकी लंबी धाराएं होती हैं, लंबी लंबी धागा होती हैं, पतली, ऐसी इनकी संरचनाएं देखी जाती हैं। कई आपकी ऐसी होती हैं जिसमें आपकी बहु केंद्रित कोशिकाएं भी किसी किसी में देखी जाती हैं। अधिकांश फंजाई परपोषित होते हैं, यानी कि बहुत सारे जो आपके फंजाई होते हैं, मैक्सिमम, वो आपके कैसे होते हैं? परपोषित होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपने अभी पढ़ा क्या था? अधिकांश फंजाई, मैक्सिमम जो आपके फंजाई होते हैं वो परिपोषित होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। वे मृत बस्ट्रेट्स से घुलनशील कंबिकन पदार्थों की अवशोषित कर लेती हैं। तो आपके जितने भी अलग अलग प्रकार के अधिकांश फंजाई होते हैं, एक तो ये परिपोषित होते हैं, इसके अलावा ये जो सजीव पौधे तथा जंतुओं पर निर्भर होते हैं, जो आपके सजीव पौधे होते हैं, जीवित पौधे होते हैं, उन पर ये काफी हद तक देखे जाते हैं। ऐसी फंजाई सहजीवी कहलाती हैं, जो भी आपके पौधों के साथ कवक मूल बनकर भी रह सकते हैं, यानी कि उनके साथ साथ भी ये रह सकते हैं। और जो पौधों के साथ कवक बनकर रहते हैं उनको कहा जाता है सहजीवी, इनको कहा जाता है। फंजाई में जनन कायिक खंडन, विखंडन तथा मूलकन विधि द्वारा होता है। तो आपका फंजाई में जो जनन, रिप्रोडक्शन होता है, वो यहाँ पर आप देखेंगे 3 प्रकारों से होता है। एक होता है कायिक खंडन, फिर दूसरा है विखंडन और तीसरा है आपका मुकुलन। तो इन 3 प्रकारों से आपका देखा गया है कि आपका फंजाई में जनन देखा जाता है। लैंगिक जनन से जितने भी आपके फंजाई जो जनन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उसमें भी आपके विभिन्न प्रकार आते हैं। तो सबसे पहला आप यहाँ पर देखेंगे 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना, इस क्रिया को प्लाज्मोगैमी कहते हैं। तो आपका पहला क्या है? प्लाज्मोगैमी।
जिसमें दो चल अथवा अचल युग्मक, यानी कि जो आपके मोटाइल स्पर्म्स या मोटाइल आपके अलग अलग गैमेट्स होते हैं और एक इमोटाइल जो चल सकते हैं जो नहीं चल सकते हैं, उनके संलयन से जब होता है तो उसको बोला जाता है प्लाज्मोगैमी। फिर आपका आता है दूसरा, दो केंद्रकों का संलयन होना जिसे केंद्र संलयन कहते हैं। दो केंद्र जब आपके संलयन करेंगे उसको आप क्या बोलेंगे, बहुत ही साधारण सा है, केंद्र संलयन। पहला था आपका प्लाज्मोगैमी और दूसरा है आपका केंद्र संलयन। फिर आता है आपका तीसरा, युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना, लैंगिक जनन में संयोजन संगम के दौरान दी अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। तीसरा क्या है, जो आपके युग्मनज होते हैं उसमें मियोसिस, इंपॉर्टेंट शब्द, ये बहुत जरूरी है, इसी टर्म से आपके पास अलग अलग सवाल देखे जा सकते हैं। तो जैसे जैसे आपके जो अगुणित कवक होते हैं ये जैसे जैसे पास पास आते हैं ये संलयित होते जाते हैं, मियोसिस में ये देखा जाता है। उसके बाद आपका क्या होता है, जो अलग अलग प्रकार की आपकी ये जो कोशिकाएं होती हैं जैसे जैसे ये मिलती हैं संलयन करती हैं, उसके बाद जो आपके अन्य फंजाई होते हैं वो एक मध्यवर्ती द्विगुणी अवस्था में आ जाते हैं, N+N, अलग अलग दो अवस्था में ये आ जाते हैं। फिर इन परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति को केंद्र युग्मन कहते हैं। ऐसी परिस्थिति जिसमें आपके दोनों आ जाते हैं, उसके बाद द्विगुणित हो जाते हैं ये, फिर ये बन जाते हैं केंद्रक युग्म, इसे कहा जाता है। तथा ऐसे अवस्था को फंगस की द्विकेंद्र प्रावस्था कहते हैं। अब क्योंकि इसमें द्विगुणित हो जाता है ये, जब जैसे इनका संलयन हो जाता है उसके बाद इसको, ये जो फंगस की आपकी अवस्था होती है इसको बोला जाता है द्विकेंद्रक प्रावस्था। कवक जाल की आकारिकों, बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त करने का आधार बनते हैं। तो आपके जो कवक होते हैं, फंगाई होते हैं अलग अलग, इनकी आकार, बीजाणु बनना तथा किस प्रकार से ये जनन करती हैं, उन सारे विभिन्न वर्गों में इनको इन्हीं कारणों के आधार पर अलग अलग क्लासिफिकेशन में इनको डाला जाता है। अब जैसे ही आपको अलग अलग पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, ये मशरूम भी एक तरीके का क्या होता है, आपका फंगस ही होता है। तो ये भी आपका क्या है, अलग अलग प्रकार के आपके ये फंगस है, अलग अलग क्लासिफिकेशंस में इनको डाला जाता है। अब अगला है आपका फाइकोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस जलीय आवासों, गली सड़ी लकड़ी, नम तथा सिलीन भरे स्थानों अथवा पौधों पर अविक्लिप परिजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो आपके जितने भी ये फाइकोमाइसिटिस होते हैं, ये आपके जहाँ पे पानी होता है, जो लकड़ियां जो सड़ चुकी होती हैं, सड़ी गई लकड़ियां होती हैं, जो आपकी डैम्प प्लेसेस होती हैं, नम तथा सिलिन भरी स्थान होती हैं, वहां पर ये पाए जाते हैं और काफी सारे ऐसे पौधों के आसपास भी ये देखे जाते हैं। कवक जाल अपटीय तथा बहुकेंद्रित होता है। अलैंगिक जनन चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। तो इसमें जो आपका अलैंगिक जनन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या आपका चल बीजाणु जो मूवेबल होते हैं, मोटाइल होते हैं, और दूसरा जो अचल बीजाणु होते हैं जो नहीं मूव कर सकते हैं, दोनों के ही द्वारा ये इसमें देखा जाता है। ये बीजाणुधानी में अंतर्जारिती उत्पन्न होते हैं। दो युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। इन युग्मकों की आकांकृति एक जैसी अथवा भिन्न हो सकती है। तो इसमें जो आपके युग्मक होते हैं उनका संलयन होता है, उसके बाद पूरा प्रजनन होता है, और इसमें जो आपके आकार होते हैं युग्मकों के, ये एक भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। ये बहुत ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात है कि इनका जो आकार है युग्मकों का, ये एक जैसा भी हो सकता है और विभिन्नताएं भी ये दिखा सकता है। अगला है आपका एस्कोमाइसिटिस। इसे सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में ही आपसे पूछा जा सकता है। जो आपके एस्कोमाइसिटिस होते हैं इनको थैली फंजाई भी कहते हैं। विरले पाए जाने वाले
एस्कोमाइसिटिस एक कोशिक जैसे यीस्ट के अलावा ये बहुकोशिका जैसे पेनिसिलियम होती है। तो यहां पर आपकी एक कोशिकाएं भी होती हैं इनमें। अब आपके ये जो एस्कोमाइसिटिस होते हैं ये आपके कितने प्रकार के, आपकी एक कोशिकाएं भी होती हैं और बहुकोशिकाएं भी होती हैं, जैसे कि आपकी पेनिसिलियम में देखा जाता है। ये मृत जीवी अपघटक, परजीवी अथवा शमल रागी, यहाँ पर ये चीजें कुछ आपकी गौर करने वाली है। मृत जीवी यानी कि जीवित नहीं है, ये मृत जीवी अपघटक, परजीवी अथवा शामल रागी पर उगने वाले होते हैं। कवक जाल शकित तथा पटिया होता है, यानी कि ये जो आपके कवक होते हैं ये कैसे होते हैं, जाल शाखित अथवा पटिया होते हैं। जाल वगैरह बहुत होते हैं, काफी आपको ऐसे जाल दिखेंगे, इसलिए जाल शाखित होते हैं। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनिडिगंबर कहते हैं पर बहिर्जाल रूप से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर आपके कुछ अलैंगिक जो आपके बीजाणु होते हैं, असेक्सुअल जो आपके छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बीजाणु होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको बोला जाता है कोनिडिया, जो कि विशिष्ट कवक जाल जैसा जो भी होता है उनको वो बना के वैसे रहा करते हैं। ये एसाई एक वचन एस्कस विभिन्न प्रकार की फलनकाय में लगी रहती हैं जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। तो ये आपकी जो अलग अलग फलनकाय होती हैं, जो फलधारी आपके वृक्ष होते हैं, उनकी जो शाखाएं होती हैं उन पर ही लगी होती हैं और इनको कहा जाता है एस्कोकार्प। ये विभिन्न प्रकार की होती हैं। इसी कारण यह पादप जगत के ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है कि किसके समान ये प्रसिद्ध है, तो इसका जवाब होगा ड्रोसोफिला के समान ये प्रसिद्ध है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा है आधा अध्याय, इसी का जो दूसरा भाग है उसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक इस अध्याय को लगातार इसका प्रयास करते रहिए और इसकी जितनी भी आपके अभ्यास प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए।